सो हम उसे क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि हम आप पे यकीन नहीं कर रहे, हम आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आपकी बात के पीछे जो रीजंस हैं वो नहीं है। ओके, रीजंस रीजंस होना, कंपेलिंग रीजंस होना जरूरी है आप अपनी बात को मनवाने के लिए। तो जब उसने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लाइक दिस वाज द पॉइंट ऑफ व्यू कि एवरीथिंग इज वाटर, तो क्या हम उसकी बात पे यकीन करेंगे, नहीं करेंगे, एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, दिस इज अनदर थिंग। लेकिन एटलीस्ट ही हैज मेड अ प्रोनाउंसमेंट अबाउट द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हमारे सामने है। सो अब यहाँ पे थेलीज, THALES। Okay, thank you, sir. Thank you so much. सो अब जब हम इसको सेंसेस के नॉलेज को हम थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो लेके जाते हैं, तो हम रीजंस ऐड करते हैं अपने किसी भी प्रोनाउंस के बारे में। अब जो रीजंस हैं यूजुअली, ओके, वो दे इंड्यूस अस टू बिलीव दैट द वर्ल्ड हैज इनर वर्किंग, ओके, मींस अंडर कवर ओनली बाय रिसर्च और रिफ्लेक्शन। अब रीजंस कैसे आएंगी? जब आप जो है वो रिसर्च और रिफ्लेक्शन करेंगे, तब आपके सामने जो है वो रीजंस आएंगे। तो अब यहाँ पे जब हम उस एंशिएंट टेस्टिमनी को देखते हैं, तो हम थेलीज की जो रिमार्केबल कंजक्चर है, ये उसका गेस है, ओके, वो उसके टू डिस्टिंक्ट सोर्सेज हैं जिससे वो ये लेता है, अपना कॉन्सेप्ट लेता है, एवरीथिंग इज वाटर। ओके, थेलीज के डिस्टिंक्ट सोर्सेज हैं, टू डिस्टिंक्ट सोर्सेज। एक जो सोर्स है वो है मेथडोलॉजिकल, कि वो एक मेथड ऐसा डेवलप करता है कि जिसके थ्रू एक रिजल्ट तक पहुंचता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस वजह से ये दुनिया क्या है, इट्स ऑल वाटर। ओके, लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारे पास वो जिस चीज को वो हमारे सामने लेके आता है, वो है कि एम्पिरिकल इन नेचर, उसका जो आप कह सकते हो कि जो कंक्लूजन है ये, या उसकी जो प्रोपोजिशन उसने हमारे सामने रखी है, ये प्रोपोजिशन किस पर बेस है? एम्पिरिकल डेटा के। बल्कि उसने दुनिया को देखा, चीजों को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने ये कहा कि एवरीथिंग इज वाटर। अब यहाँ पे थेलीज जो है, पहली जो एग्जांपल देता है ना, मेथडोलॉजिकल एग्जांपल, उसमें वो एक कॉन्सेप्ट देता है जिसका नाम है मटीरियल मोनोइज्म। ओके, मटीरियल मोनोइज्म, MONISM, मटीरियल मोनोइज्म। अब ये जो मटीरियल मोनोइज्म है, ये क्या है? वो ये समझता है कि द यूनिवर्स कंसिस्ट्स अल्टीमेटली ऑफ सम वन स्टफ। ओके, कि ये जो दुनिया हमारे सामने, ये जो डाइवर्सिफिकेशन और इस एक आप कह सकते हो कि इनफिनिट एक वर्ल्ड जो हमारे सामने नजर आती है, ये एक स्टफ में से निकली है। इसको वो कहते हैं मटीरियल मोनोइज्म। मींस कि बेसिकली ये एक स्टफ था और इसमें से ये दुनिया हमारे सामने। अब जब पहला तो उसका ये है ना, मेथोडोलॉजिकली उसने ये चीजों को देखा कि ये दुनिया जो भी बना है इस दुनिया में, वो एक स्टफ से निकला है, एक चीज से निकला। इसको उसने मटीरियल मोनोइज्म का नाम दिया। अब फिर उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कौन सा है, कि अगर ये दुनिया एक ही स्टफ से बनी है, एक ही स्टफ से निकली है, वो स्टफ कौन सा है, कि कहाँ से ये दुनिया जो है वो, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। ओके, सो अब जो है वो जो अंडरलाइंग मटीरियल है, जिससे ये सारी दुनिया जो है वो क्या है, बनी है। ओके, या जिसको समझकर हर एक हमारा जो मसला है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो ये जो उसने बात की है, इसमें बेसिकली दो हिस्से बनते हैं इसके, एक तो मटीरियलिज्म और दूसरा मोनोइज्म। ओके, तो थेलीज basically he has shown a lot of commitment towards what we call materialism. Okay, कि उसने ये कहा है कि वो जो दुनिया, जो होमर ने जो अपनी पोम में क्या की है, बताई है, वो जो दुनिया है बेसिकली वो उस पिक्चर को रिजेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उस दुनिया में क्या है, उस दुनिया में सुपर नेचुरल क्वाड्रेंट्स हैं। ओके, जिसमें ऐसी बीइंग्स हैं कि जिनके ऊपर वो लॉज जो इंसानों के ऊपर अप्लाई होते हैं, जो मटेरियल चीजों के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो नहीं होते। ओके,
और वो क्या है, ओके, और जो ऑल नेचुरल बॉडीज में जो इंटरेक्शन है जो हो रहा है वो उस दुनिया में नहीं होता। तो वो उसने क्या किया, मीन के सर्टनली वो दुनिया ग्रीक मिथ की दुनिया थी, ग्रीक गॉड्स की दुनिया थी, मीन्स के जैसे कि जूस के लिए किसी तरह का कोई रूल नहीं है जो कॉमन लोगों के लिए है, जिस तरह से जो है वो हेरा के लिए कोई वो रूल नहीं है जो कॉमन लोगों के लिए है। तो उसने कहा कि जो इस वर्ल्ड का पार्ट है, okay, जो इस दुनिया का हिस्सा है, जो भी इस दुनिया में मौजूद है, इस दुनिया का हिस्सा है, वो किसी न किसी नेचुरल रूल के हिसाब से चल रहा है। तो अगर वो नेचुरल रूल के अंदर नहीं आता तो इट मीन्स के ही डजंट एग्जिस्ट इन अ सेंस, ओके। तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उस तरह से नहीं है। इसी वजह से उसने ये जो होमरिक पॉम्स के अंदर, खासतौर पे इलियड होमर की जो है, और उसके बाद जो है वो जो भी आप कह सकते हो कि जो लिखी गई हैं, एपिक्स लिखी गई हैं, तो उनमें हम इसी बात को जो है वो कहेंगे कि उसने उनके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है एक सुपर नेचुरल बींग्स की, वो वो उसने उसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। सो क्योंकि वो कहता है कि अगर सारी चीजें दुनिया में किससे बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई हैं, तो जिस तरह से कोई भी मैटर से बनी हुई चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है तो हर चीज एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि उनके लाख वर्ड इंटरेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई एक सुपर नेचुरल वे में आके इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट बींग्स के साथ कर जाए और हमें पता ही ना चले और पता ही ना हो कि कौन था और क्यों था। अब ये जो सिंपल सी जो सर्टनली उसने जो है वो थॉट है, उसमें उसने क्या कहा कि ये जो वर्ल्ड है, ओके, जो पॉपुलेटेड बाय सुपर नेचुरल इमटेरियल बीइंग्स, ओके, जिनके एक्शंस कैप्रिशियस या डिलिब्रेट, रैशनल और इरेशनल, वेलकम और अनवेलकम, ओके। तो वो कहता है कि इनके जो एक्शंस हैं ये एक्सप्लेनेबल नहीं है। इनके एक्शंस किसी भी मॉरल लॉ, किसी भी नेचुरल लॉ के हिसाब से नहीं चलते हैं। इसी वजह से ये जो बीइंग्स हैं इनकी जो एग्जिस्टेंस है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इट मीन्स के थेलीज इस बात पर बिलीव करता है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो किसी न किसी मटेरियल के ऊपर बेस करता है, मटेरियल का बना हुआ है, ओके। और अब वो मटेरियल जो है वही, क्योंकि हर एक मटेरियल की हम कोई ना कोई फंडामेंटल जो रीजंस है वो हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और जो सुपर नेचुरल बींग्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, या ग्रीक मिथ में जो सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट बींग का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। क्योंकि वो ये समझता है कि अगर ये हम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बेसिकली कोई सुपर नेचुरल बींग्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो विदाउट दैट एक्सप्लेनेशन हम एक ऑर्गेनाइज्ड जो सोसाइटी है उसको हम नहीं बना सकते। तो अब वो जो क्वेश्चंस अभी तक जो हमने स्टार्ट में हमने देखा वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं कि मटेरियलिज्म तो उसने बात कर ली, मटेरियल है, दुनिया मटेरियल की बनी हुई है, और जो इमटेरियल है उसको वो रिजेक्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड द यूनिवर्स कम फ्रॉम, और व्हाट अल्टीमेटली इज इट्स बेसिक स्टफ। तो फिर भी उस मटेरियलिज्म में ये दुनिया आई कहाँ से और इसका जो बेसिक स्टफ है वो है क्या, वो अभी तक क्वेश्चन अपनी जगह पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से हमने पहले ये कहा कि वो मटेरियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो हमारे सामने जो है वो देता है। और ये मटेरियलिज्म वो नहीं है जो जिसको हम जो मनी से रिलेटेड या उसकी हम बात करते हैं, बल्कि ये मटेरियलिज्म वो है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर से बनी है और मैटर एक नेचुरल रूल के हिसाब से तय कर चल रहा है और उसको एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुपर नेचुरल बींग्स हैं, क्योंकि उसमें किसी तरह का मैटर नहीं है तो उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और बल्कि क्या कि वो थेलीज ने ये कहा कि वो एज सच उनकी एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चनेबल है, वो है या नहीं है। और आगे जो है वो थेलीज का जो मटेरियलिज्म था जिसने कुछ कहानियों को उसके बारे में जो है ना वो जन्म दिया, या वो रिपीट भी जो है वो होती हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो कहा जाता है कि उसने बेसिकली इस मटेरियलिज्म को माइंड में रखते हुए कुछ चीज़ों को साइंटिफिकली एनालाइज भी किया, जिस तरह से उसने कहते हैं कि इक्लिप्स ऑफ द सन, ओके, जो होनी थी उसको उसने प्रिडिक्ट कर लिया था। इसी तरह से वो जो डिफरेंट फेलो सिटीजन थे उनमें जो इनके सारे ही बने तो मटेरियल के हुए हैं, तो उनमें जो डिफरेंसेस हैं उसको भी वो कहता है कि वो जान सकता है इस बिना के ऊपर। और इवन इसके साथ साथ वो जो लॉन्ग टर्म वेदर प्रिडिक्शंस थी, वेदर पैटर्न्स के बारे में जो प्रिडिक्शंस थी, वो भी वो क्या करता था,
वो देता था, और मेट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शंस हम उनको कह सकते हैं। और इसी तरह से अरिस्टोटल ने भी बाद में इस बात को जो है वो क्या किया, उसको माना भी है, एक्सेप्ट भी किया कि वो वाकई इस तरह की आप कह सकते हो कि जो प्रिडिक्शंस हैं वो थेलीज ने जो है वो दी है। और ये जो नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस थी, अब वो ये कहता है कि मौसम है, सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है, जो भी है, क्योंकि ये सारे नेचुरल फिनोमेना है और ये मटेरियल से बनी हुई चीजें हैं, तो इनके बारे में एक लॉ रूल के बारे में सोचा जा सकता है, उसको उसको जाना जा सकता है। तो जो सुपर नेचुरलिस्टिक जो एक्सप्लेनेशन हैं अबाउट प्रिडिक्टिव पावर्स ऑफ सर्टन थिंग्स, वो उसने, जिसको हम जो है वो गॉड्स और उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, उसने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ओके। और अब यहाँ पर वो कहता है कि जो मटीरियल प्रिडिक्शन है वो तो अपने अंदर किसी न किसी तरह की एक्सप्लेनेशन रखती है, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं वो अपने अंदर किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन वो नहीं रखती, वो एक तरह से असम्पशन ही है। ओके, उन चीज़ों के बारे में असम्पशन ही है। और अब नेक्स्ट जो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था थेलीज का, जो मटेरियलिज्म के बाद जो है, जिसने ही वाज अ मोनोइस्ट, ओके, जो हमने पहले बात की। तो मोनोइस्ट समवन हु सपोजेस दैट द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ सम वन स्टफ, ये पहले हमने बात की, मोनोइस्ट है वो कौन होता है। और स्टार्ट में तो हमें ये लगता है कि आइडिया कोई एम्पिरिकल नहीं है, बंदे को कैसा पता चल सकता है कि ये दुनिया किस चीज से बनी है। ओके। और एम्पिरिकल इंक्वायरी इसमें चाहिए, एम्पिरिकल इंक्वायरी भी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो फिजिकल साइंटिस्ट ही ऐसा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो फिजिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात को क्या किया है, माना है, एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से ये दुनिया जो है वो क्या है, निकली है। ओके। और वो एक ही थी, वो वन स्टफ था, ठीक है। और वो जो स्टफ है वो इरिड्यूसिबल स्टफ है, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, वो इनमें से ही कहीं से उसने क्या लिया है, जन्म लिया है। अब यहाँ पे जो है वो आगे उसकी जो रीजंस हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो है वो देते हैं। तो रीजंस किस तरह की कि ये दुनिया का जो बनना है वो क्या वाटर ही था या नहीं था। तो वैसे तो ऑल ओवर आप कह सकते हो कि वाटर की आपके पास ये है वो, क्योंकि वाटर को एक प्लास्टिक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वाटर लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है। और वाटर जब वेपर कर जाता है तो उसका वो आइस बेसिकली वो नहीं रहता। तो वाटर की आप कह सकते हैं ये जो प्लास्टिक नेचर है, ओके, सो वाटर इज इम्प्लीकेटेड इन ऑल लिविंग सिस्टम्स इन वन वे और द अदर। ये तो इनके आप ये कह सकते हैं कि जो थैलीज का ये जो हाइपोथेसिस था कि एवरीथिंग इज वाटर, तो वो कंप्लीटली आउट ऑफ द मार्क नहीं है, बल्कि आप भी, जब हम भी शायद 9th-10th में जो साइंस थी उसमें यही था कि बल्कि उसमें हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी यही देते हैं कि दुनिया की हर चीज़ खुदा ने जो है वो पानी से क्या की है, बनाई है। तो वर्चुअली ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर फॉर लाइफ। ओके। और मैनी ह्यूमन जो सिस्टम्स हैं वो भी इसी की बात करते हैं। दे आर इन मैनी ह्यूमन सिस्टम, दे आर सर्टेनली कंपोज्ड ऑफ लार्जली ऑफ वाटर। ओके। और अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो जो उसकी जो फिलॉसफी थी वो 100% करेक्ट थी, लेकिन किसी न किसी तरह से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफी हद तक एक्सेप्टेबल नजर आता है कि उसने इसकी इसकी वो बात की। सो अब मटीरियल मोनोइज्म के साथ जो है वो जुड़ा रहा, और उसने गो के हम आज के दौर में 100% ये नहीं मानते कि हर चीज ही पानी से क्या है, बनी हुई है 100%। उसमें वो उसका जो बेसिक स्टफ है वो वाटर ही है। लेकिन जो है वो जब क्योंकि हमारी जो कॉमन सेंस है समटाइम्स वो कुछ एक बात कह रही होती है, और फिर हम जब उस बात की रियलिटी हमें पता चलती है तो हम अपनी कॉमन सेंस को क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी कॉमन सेंस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे हम सारे 100% ये तो नहीं सोचते कि हर चीज़ के अंदर जो है वो पानी ही है, लेकिन हमारे पास जो है वो ये आप कह सकते हो एक तरह से इख्तियार ज़रूर है कि हम कह सकें कि थेलीज ने जो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वाटर से रिलेटेड वो काफ़ी हद तक क्या है,
वो रिलायबल है, और काफ़ी हद तक दुनिया की चीज़ों में वो चीज़ जो है वो क्या है, पाई जाती है। ओके, और इसी जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे जो लेके चला वो एक फिलोसफर है जिसका नाम जो है वो है एनाजिमेंडा। ओके, ANAXIMANDER, एनाजिमेंडा। ओके, सो उसने भी, हम इनको दोनों को क्या कहेंगे, हम इन दोनों को नेचुरलिस्ट कहेंगे बेसिकली, कि बोथ आर नेचुरलिस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे, और वो भी यही समझता था कि जो वर्ल्ड है, मीन के मटेरियलिज्म पर, वो नेचुरलिस्ट था तो वो मटेरियलिज्म पर बिलीव करता था कि दुनिया की जो भी चीज़ है वो किसी न किसी मटेरियल से ही क्या हुई है, फॉर्म हुई है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि उसने क्या कहा, इसने कहा कि एवरीथिंग इज वाटर। उसने कहा कि नो, वो जो मोनोइज्म का कॉन्सेप्ट उसका भी है, वो भी मोनोइज्म को मानता है, लेकिन उसका जो मोनोइज्म का कॉन्सेप्ट है वो उससे डिफरेंट है, थैली से डिफरेंट है। दोनों नेचुरलिस्ट हैं, दोनों ये बिलीव करते हैं कि मटेरियल है, दोनों ये बिलीव करते हैं कि मोनोइज्म है, लेकिन मोनोइज्म पे दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। और उसको आप वहां पर, जब आपके पास बुक आएगी आप उसमें पढ़ेंगे भी और उसको देखेंगे। इसने क्या कहा, अब पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा कह सकते हैं वेग सा कॉन्सेप्ट इसने स्टार्ट में दिया। उसने कहा कि ये जो एपाइरोन, इसने इसको कहा APEIRON। ओके, वो उसने कहा कि ये दुनिया इससे बनी हुई है, क्योंकि वो कहता है कि ये जो भी चीज है ये बाउंडलेस है, इनडेफिनिट है और इटर्नल है, और इसको डिफाइन करना क्या है, मुश्किल है। जो जिससे ये दुनिया बनी है वो मीन के सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि उसने क्या कहा कि है वो मीन के एक, वो वाटर, एयर और इन इन कॉन्सेप्ट से वो बाहर निकल गया है। तो उसने क्या कहा कि दुनिया जो है वो जिस स्टफ से बनी हुई है वो स्टेप बाउंडलेस है, वो इनफिनिट है और इटर्नल है, और वो किसी भी बीइंग में चला जाता है। यानी कि उसकी उसकी कोई एक लिमिट नहीं है कि ये है और उससे सारी चीजें बनी है, बल्कि वो मोल्ड होता रहता है अपने अंदर, और उसकी वो क्या है, वो एक तरह से अनलिमिटेड है। ओके, और वो ये जो बेसिक 4 एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं ना, अर्थ, एयर, फायर और वाटर, ओके, इनसे इनसे वो क्या, एपेरोन जो है वो क्या जाता है, बाहर जाता है। ओके, और उसमें वो नहीं है बाउंडलेस और इनडेफिनेट। स्टार्ट में तो फिलोसफर को उसने डिस्टर्ब किया कि ये क्या है बाउंडलेस और इन्फिनिटिव, लेकिन उसने ये कहा कि बाउंडलेस और इन्फिनिटिव वो है कि जो चीज़ों, क्योंकि चीज़ें तो सिर्फ जो है वो पानी की तरह तो नहीं होती, चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, चीज़ें ड्राई होती हैं, वेट होती हैं, हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ब्लैक, वाइट, हॉट, कोल्ड, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस। ओके, सो इसमें वो कहता है कि वो जो स्टफ है वो बेसिकली इन सारी चीजों में अपने आप को क्या कर लेता है, वो वो मोल्ड कर लेता है बेसिकली। तो उसने उसके इनफिनिट होने का क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया। और इसमें बेसिकली दोनों नेचुरलिस्ट फिलोसोफर जो मटेरियलिज्म और मोनोइज्म पर बिलीव भी करते थे, उन्होंने यहाँ पर जो है वो एक हाइपोथेसिस जो वर्ल्ड के बारे में बताया कि ये दुनिया बनी कहाँ से है, वहां पे दोनों का क्या आता है, एक डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसको इन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप क्या करेंगे, देखेंगे, और इसमें एक जो चीज आप माइंड में रखेंगे, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है अभी, वो प्रेरॉय और पोस्टीरॉय। ओके, सो प्रेरॉय वो होता है कि जो आप क्या कर लेते हैं, किसी चीज तक पहुंचने से पहले जो हाइपोथेसिस आप बिल्ड कर लेते हैं कि शायद ये ऐसे है, वो आपका प्रेरॉय होता है। ओके, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब आप उस चीज को साबित ऐसा कर देते हैं, तो फिर वो आपका क्या होता है, पोस्टीरॉय होता है। तो जैसा कि जब जो हमारे पास क्रिक एंड वाटसन थे, जो दोनों जिन्होंने डीएनए के ऊपर रिसर्च की और डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च की, तो उनका एक बिलीफ था, कन्विक्शन था, बिलीफ था चले, एक कन्विक्शन था कि जो भी चीज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं, अगर वो डिस्कवर होगी तो इट वुड बी ब्यूटीफुल। ओके, अब ये उनका एक, आप कह सकते हैं, ओके, प्रेरॉय था, PRIORI। ओके, और अब फिर जब उन्होंने उसको कर लिया, वो डायसेक्ट कर लिया, उन्होंने अल्टीमेट उसके उसके नॉलेज तक पहुंचे कि ये डीएनए है और ये ऐसे वर्क करता है, तो ब्यूटीफुल तो वो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो क्या है, उन्होंने पोस्ट ड्राइव मीन्स की एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि ये क्या है, ब्यूटीफुल है। ओके, तो इस फर्दर इसी आप कह सकते हो कि उसके ऊपर हम डिस्कशन को जो है वो चलाएंगे।
तो नेक्स्ट जो हमारा फिलोसफर होगा, आपने बेसिकली दो इन फिलोसफर को जिनको नेचुरलिस्ट कहा जाता है, इनकी फिलोसफी को जो आसान हमने उसको करके जो है वो यहाँ पे देखा, इनको आपने रीडिंग इसकी जो है वो करनी है, जो मैं आपको भेजूंगा मटेरियल, और उसके साथ साथ जो है आपने क्या करना है, उसके साथ साथ जो है वो आपने इनकी इनकी फिलासफी को थोड़ा कंपेयर भी करना है। और फिर नेक्स्ट जो हम फिलासफर पढ़ेंगे वो जेनोफेनीज, उसको हम देखेंगे और हम देखेंगे कि वो इनसे डिफरेंट किस तरह से उसने क्या दिया। तो बेसिकली आप प्री सोक्रेटिस जो फिलासफी है उसमें आपने ऐसे थेलीस और एनाजिमेंडा, ओके, उसको उसको आपने देखा या उनकी फिलासफी को देखा। ओके, 1 मिनट है। अगर इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन आपका है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप पे